देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। और मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि इस चैप्टर में से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो ओम्स लॉ से ही रिलेटेड आता है। तो आपके लिए इस टॉपिक को समझना और बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। हम इस टॉपिक की थ्योरी करेंगे और उसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए रिगार्डिंग दिस ओम्स लॉ। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं हेडिंग डालता हूं ओम्स लॉ। ये मैंने हेडिंग डाल दी ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ के बारे में मैं आपको बताऊं तो दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ये लॉ दी थी 1862 में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो एक्चुअली इस पर रिसर्च कर ही नहीं रहे थे, वो किसी और चीज पर रिसर्च कर रहे थे। एंड एक्सीडेंटली ऑब्जर्व समथिंग, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो अपनी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक लॉ में कन्वर्ट किया और लॉ में कन्वर्ट करके एक लॉ बन गई विच इज ओम्स लॉ। आज जो दुनिया में बहुत फेमस लॉ है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और रिजल्ट ये होता है कि हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमें भी नहीं पता होता है कि वो हमें कहाँ पहुंचा देगा। सेम गोज विद जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी लॉ इतनी फेमस हो जाएगी कि आप पढ़ रहे होंगे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। इस लॉ को देने का काम किसने किया था? तो इस लॉ को देने का काम किया था सर जॉर्ज साइमन ओम ने। देखिए, इस लॉ के स्टेटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेजॉरिटी बच्चा एक स्टेटमेंट लिखता है और उस स्टेटमेंट में थोड़ा सा एरर कर देता है और वो एरर उसे शायद बोर्ड एग्जामिनेशन में भारी पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको जो स्टेटमेंट बता रहा हूं, जो मैं आपको करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं, आप वही पढ़िएगा और 12th क्लास तक आपके काम आता रहेगा। तो मैं आपको पहले इसका स्टेटमेंट बताता हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is directly proportional to the current passing through it by keeping the physical conditions same। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय कीपिंग द फिजिकल कंडीशन सेम। ये मेजॉरिटी बच्चा नहीं लिखता है। देखिए, लॉ तो बहुत सिंपल सी है। लॉ ये कहती है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो वो उसके करंट पास होने वाले उस कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? तो मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में कोई करंट जा रहा है I और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। मान लीजिए पहले कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस वाज V, तो करंट जो जा रहा था वो था I। मैंने कहा कि V1 इज इक्वल्स टू V और I1 इज इक्वल्स टू I। पहले जो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था वो V था और कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट था वो I था। आपने क्या करा? आपने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके 2V कर दिया। तो जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके 2V करते हैं तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट जा रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा? अपने आप 2I हो जाएगा। ये लॉ ये स्टेटमेंट देती है। ये लॉ कहती है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उससे पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट पास हो रहा होता है वो उसके अक्रॉस पास होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको क्या सेम रखना है? फिजिकल कंडीशन सेम रखनी है। फिजिकल कंडीशन से मतलब क्या है? फिजिकल कंडीशन से हमारा मतलब होता है टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका जब पोटेंशियल V और करंट I, अगर आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर था
तो आपका पोटेंशियल V2 यानी कि 2V, जब आपने पोटेंशियल 2V कर दिया तो करंट 2I हो गया। वो भी किस कंडीशन पर होगा, सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री पर होगा। यदि टेम्परेचर 24, 28, 30, 20 इस तरीके से डिफरेंट हुआ तो पोटेंशियल जो होगा वो किसके साथ बिल्कुल नहीं चलेगा, करंट के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पोटेंशियल डबल कर रहे हो तो करंट भी डबल हो जाए। अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो फिर ये कंडीशन जो होंगी वो क्या नहीं होंगी, वैलिड नहीं होंगी। अगर टेम्परेचर सेम नहीं है, अगर फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर ये फिजिकल कंडीशन सेम नहीं है, सो दीज कंडीशन विल नॉट बी फाउंड टू बी वैलिड, ये कंडीशंस वैलिड नहीं मानी जाएंगी। तो लॉ का स्टेटमेंट बहुत दिमाग में बसा लीजिए, अपने लॉ का स्टेटमेंट बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट बाय कीपिंग द फिजिकल कंडीशन सेम। यदि आप फिजिकल कंडीशंस को सेम बनाए रखते हैं, यदि आप फिजिकल कंडीशंस को सेम बनाए रखते हैं तो कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कंडक्टर के अक्रॉस जो भी आप कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वो पोटेंशियल V है तो करंट I हुआ, अगर आपने पोटेंशियल 2V कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, 2I के बराबर हो जाएगा। यानी पोटेंशियल डबल करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा, पोटेंशियल ट्रिपल करेंगे तो करंट ट्रिपल हो जाएगा, पोटेंशियल हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट बाय कीपिंग द फिजिकल कंडीशन सेम। आई वॉन्ट कि आप ये स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लें और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में नोट डाउन कर लें, बिकॉज ये स्टेटमेंट आपको अब कभी नहीं भूलना है। आपको कभी नहीं भूलना है कि किसी भी एक कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कब होता है, जब आप उसके अक्रॉस जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो सेम रखें, यानी कंडक्टर जिस प्रेशर में है, किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है वो भी सेम रहना चाहिए, कंडक्टर जिस टेम्परेचर में है वो टेम्परेचर भी सेम रहना चाहिए, यानी जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो कैसी बनी रहनी चाहिए, सेम बनी रहनी चाहिए। बहुत आराम से समझिए, मैं आराम से आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और कब, जब आप उसकी फिजिकल कंडीशन सेम रखें। अब मैं इसे साफ करता हूं और मैं आपको इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिखाता हूं। ये तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो गया, अब हम इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए लॉ ने क्या कहा, तो लॉ ने मुझसे ये कहा कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर आपका पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल कम होगा तो करंट कम होगा। कब, जब आपकी फिजिकल कंडीशंस कैसी बनी रहेंगी, तो जब आपकी फिजिकल कंडीशन सेम बनी रहेंगी। यदि आपकी फिजिकल कंडीशन सेम बनी रहती हैं तो उन कंडीशंस में जो आपका पोटेंशियल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए एक बेसिक स्टेटमेंट है, बेसिक बात है, हम सबको पता है कि अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहां जो कांस्टेंट आ रहा है उस कांस्टेंट का नाम है R। कांस्टेंट जो यहां पर आ रहा है उस कांस्टेंट का नाम है R मतलब हमें पता है R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो यहां जो कांस्टेंट आया दैट इज द रेजिस्टेंस। यहाँ जो कांस्टेंट आया वो क्या है, तो कांस्टेंट जो यहाँ पर आ रहा है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब मैं आपको बता दूं तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध मतलब होता है रुकावट, किसी तरीके की रुकावट, यानी करंट के फ्लो होने में जो रुकावट आ रही है उसे आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी मैं रेजिस्टेंस के बारे में 1 मिनट में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा सब कुछ कि रेजिस्टेंस क्या है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बट उससे पहले हम लॉ की बात कर रहे हैं अभी, तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं। देखिए रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कांस्टेंट है, तो जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है या बहुत सारे अलग यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम बनी रहती है, तो क्या रेजिस्टेंस भी ऐसा ही कांस्टेंट है? नहीं, रेजिस्टेंस ऐसा कांस्टेंट नहीं है। रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल चेंज होने के साथ चेंज होता जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कॉपर के वायर के लिए कुछ और होगा, सिल्वर के वायर के लिए कुछ और होगा, एल्यूमिनियम के वायर के लिए कुछ और होगा और आयरन के वायर के लिए अलग होगा। यानी रेजिस्टेंस एक ऐसा कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस एक ऐसा कांस्टेंट है जो अलग अलग मटेरियल पर अलग अलग वैल्यू रखता है।
रेजिस्टेंस, हाँ कॉपर के वायर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, हाँ सिल्वर के वायर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, हाँ आयरन के वायर के लिए सिल्वर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी। यानी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट विल रिमेन सेम। बट मैं ये कह दूं कि पूरी दुनिया में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा एक जैसी बनी रहेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस एक फैक्टर जिस पर वो डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस एक फैक्टर जिस पर वो डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि सेम नहीं होगा हर कंडीशन में, रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स के मैं नाम बता दे रहा हूं, उन्हें मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। मैंने आपको बता दिया कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, है ना। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ दी वायर पर, कैसे करता है वो भी हम बात करेंगे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है, जैसे ये पेन है, इस पेन का ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये जिसको मैं टच कर पा रहा हूं, दिस एरिया इज नोन एज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस पर वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके लिए ये बात कहना कि ये हर कंडीशन में सेम रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। इन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, यानी कि अगर कंडीशन सेम है, लेंथ सेम है, वायर भी सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। अच्छा, रेजिस्टेंस में यहां से निकालूं तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V अपॉन I के बराबर आएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या ऐसा है कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, रेजिस्टेंस इन पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि मुझे तो पता है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ जाएगा और इन दोनों का रेशियो कितना बना रहेगा, सेम बना रहेगा। देखिए मान लीजिए कि पहले आपका पोटेंशियल जो था वो V था और करंट I था, मैंने पोटेंशियल 2V किया तो करंट अपने आप क्या हो गया, 2I हो गया, तब भी रेशियो V अपॉन I रहा, अब भी रेशियो V अपॉन I रहा। तो यानी कि रेजिस्टेंस कभी भी किस पर डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। बट रेजिस्टेंस किन पर डिपेंड करता है तो अभी बता दे रहा हूं, उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी वीडियो लेक्चर आगे बढ़ेगा तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। बट रेजिस्टेंस किन पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ मटेरियल पर, आपकी लेंथ ऑफ दी वायर पर, लेंथ ऑफ दी कंडक्टर पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बट ये पॉइंट मैं आपके दिमाग में डालना चाहता था कि आप ये मान कर ना बैठे कि जैसे हर कांस्टेंट की वैल्यू पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी बनी रहती है, तो क्या रेजिस्टेंस की भी वैल्यू एक जैसी बनी रहेगी, नहीं। रेजिस्टेंस की वैल्यू हर कंडीशन में कैसी होगी, चेंज होती ही रहेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू हर कंडीशन में चेंज होती ही रहेगी। तो देखिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ मेरा, क्या कि मैंने कहा कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन सेम। किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आपको फिजिकल कंडीशंस कैसी रखनी है, सेम रखनी है। मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट यहां पर क्या आया, रेजिस्टेंस आया। और मुझे यहां से क्या पता चलता है, तो मुझे यहां से पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो रेजिस्टेंस V अपॉन I के बराबर होगा। चलिए थोड़ी सी रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, बेसिक सी डेफिनेशन कि रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल में और रेजिस्टेंस क्यों होता है। उसके बाद मैं आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दूंगा ओम्स की लॉ का, भूल मत जाइएगा। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें पढ़ना है क्योंकि वो पेपर में आता जरूर है। बट पहले मैं थोड़ी सी रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू IR, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन तो आप ये कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ये, नॉट पोटेंशियल, मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखना, अभी बताया तो था पिछले वीडियो लेक्चर में कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, अरे पोटेंशियल डिफरेंस ये VA और ये VB, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है डेल्टा V, है ना। ये एक वायर है,
इसके एक छोर का पोटेंशियल और दूसरे छोर का पोटेंशियल, उन दोनों के पोटेंशियल, दोनों छोर के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसे मैं यहाँ V से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो ये क्या कहता है कि एक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये हो जाती है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसे आप क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कह सकते हैं, कंडक्टर, ठीक है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को आप क्या कह सकते हैं, तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। या मैं एक और डेफिनेशन दे देता हूं, वो मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है। वो डेफिनेशन है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट के फ्लो होने में जो भी रुकावट आती है, करंट के फ्लो होने में जो भी रुकावट आती है, दैट रुकावट, दैट अवरोध, दैट हिंड्रेंस, उस रेजिस्टेंस को, उस रुकावट को ही आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी करंट के फ्लो होने में, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस करंट के फ्लो होने में जो भी रुकावट आती है, दैट रुकावट इज नोन एज व्हाट, दैट रुकावट इज नोन एज रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के फ्लो होने में आने वाली रुकावट को ही आप क्या कहते हैं, तो करंट के फ्लो होने में आने वाली रुकावट को ही आप रेजिस्टेंस कहते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज व्हाट, द obstruction offered in the flow of electric current is known as what? It is known as the resistance. The definition is quite simple. The obstruction offered in the flow of electric current is called resistance. अब ये भैया रेजिस्टेंस डेवलप हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ कि रेजिस्टेंस डेवलप हुआ? तो याद करो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि करंट एक्चुअली क्यों होता है। तो करंट एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि जब आप इस कंडक्टर को सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं। यही तो बात हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टूवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं, और करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करने लगता है। ये बात मैं आपको पहले के वीडियो लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पर मैंने आपको याद करो एक बात बताई थी, क्या वो बात ये बताई थी कि ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन आए कि मेटल या कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स थे और उन्होंने एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे। वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे, फ्री हो गए थे, और उन्हें हमने क्या नाम दे दिया था, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ जो हिस्सा था उस पर कैसा चार्ज आ गया था, तो उस पर चार्ज आ गया था पॉजिटिव चार्ज। और वो जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा था, जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा था, उसे आपने क्या नाम दिया था, कर्नल नाम दिया था। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किससे टकराने लग जाते हैं, कर्नल से टकराने लग जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के कर्नल से टकराने के लिए, देखो कर्नल कोई गए तो है नहीं, और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि कर्नल एक हैवी पार्ट है। एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक एटम में से जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक एटम में से जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा क्या कहलाया, बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा मेरा कर्नल कहलाया। अब उस कर्नल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग गए, टकराने लग गए। तो जब उस कर्नल से फ्री इलेक्ट्रॉन टकराने लगते हैं, जब उस कर्नल से फ्री इलेक्ट्रॉन टकराने लगते हैं, तो क्या होता है कि करंट पूरी तरह फ्लो नहीं हो पाता है। पहले 500 इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो कर रहे थे तो करंट फ्लो कर रहा था, अब 500 में से 400 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो टकरा रहे हैं। कर्नल से क्या करने लग गए, टकराने लग गए। यानी कि करंट के पास होने में रुकावट आने लग गई ना, और करंट के पास होने में आने वाली रुकावट को ही आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है, तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस इसलिए डेवलप होता है क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन नाम की चीज है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन नाम की चीज है, ये किससे टकराने लगती है, तो ये कर्नल से टकराने लगती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नाम की चीज किससे टकराने लगती है, कर्नल से टकराने लगती है। और इसके टकराने की वजह से, कर्नल से इसके टकराने की वजह से ही क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपके लिए स्टेटमेंट यहां लिख भी देता हूं कि द रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड इन अ वायर, द रेजिस्टेंस
is developed in a wire due to the collision of free electrons with the positively charged कर्नल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज वाले कर्नल्स से टकराने की वजह से ही क्या डेवलप हो पाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो पाता है। तो यानी रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है, तो रेजिस्टेंस इसलिए डेवलप होता है क्योंकि जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कर्नल से टकराने लगते हैं और उसके टकराने की वजह से रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट बहुत बुरा होता है। रिजल्ट ये होता है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा ओम्स लॉ में। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, सुन लीजिए क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट कीपिंग द फिजिकल कंडीशन सेम। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इज इक्वल्स टू IR। R क्या है, R एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नहीं, अलग अलग कंडीशन में इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट अगर कंडीशन सेम रखी जाए तो इसकी वैल्यू सेम है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट को इसे हम एक कांस्टेंट कह रहे हैं। अब ये कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में क्या सेंस है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का सेंस है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट के फ्लो में आने वाली रुकावट को आप क्या कह देते हैं, तो करंट के फ्लो में आने वाली रुकावट को आप रेजिस्टेंस कह देते हैं। अच्छा, वायर में रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है, तो वायर में रेजिस्टेंस इसलिए डेवलप होता है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन किससे टकराने लग गए, तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट, यानी एक एटम था। देखो कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो हो रहा था, बिकॉज बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए थे, एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए क्योंकि न्यूक्लियस बहुत कम फोर्स लगा रहा था, और वो इलेक्ट्रॉन घूमने लग गए, और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट के साथ क्या करने लग गए, कोलिजन करने लग गए। और उनके उस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट के साथ कोलिजन करने का रिजल्ट क्या हुआ, उनके उस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट के साथ कोलिजन करने का रिजल्ट ये हुआ कि वहां पर रेजिस्टेंस हुआ, करंट कम फ्लो हुआ, और उस रेजिस्टेंस को, रुकावट को ही आपने क्या नाम दिया, दैट इज द रेजिस्टेंस। वही आपका प्यारा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अबाउट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। मैं आपको बता दूं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इससे रिलेटेड कई बार सवाल आ चुका है और कई बार बच्चों से छोड़ करके आ चुके हैं। क्यों छोड़ करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा कि ये क्या टॉपिक है। तो देखते हैं, मैं इसे साफ कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा होगा, वी हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देना है। तो हमने क्या किया कि हमने एक सिंपल सा एक सर्किट बना लिया, ठीक है। एक सिंपल सर्किट बनाते हैं। ये मैंने एक सर्किट बनाया और ये मैंने सेल या बैटरी से उसे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ मैं एक बल्ब लगा दूँ, चलो लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक बल्ब या लैंप लगा दी, और यहाँ मैंने एक अमीटर लगा दिया इस तरीके का, ठीक है। पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करेगा, तो पोटेंशियल तो बैटरी प्रोवाइड करती है। पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। उसे कौन प्रोवाइड करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय दी सेल और दी बैटरी। सेल या बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, तो वो हमने लगा दिया। करंट को मेजर करने का काम कौन करता है, तो करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। करंट को मेजर करने का काम कौन करता है, अमीटर करता है, ठीक है। ये हमने एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा कि पहले मैंने एक 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक है।
तो मैंने ये नोटिस किया कि इसमें जो करंट जा रहा था, अमीटर की जो रीडिंग आ रही थी वो 2 एम्पियर आ रही थी, ठीक है। तो मतलब मैंने V1 इक्वल्स टू 2 वोल्ट रखा तो मेरा I1 कितना आया, 2 एम्पियर आया। और मुझे पता है कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, V/I के बराबर होता है। तो मैंने दोनों को डिवाइड किया, यहाँ मैंने V रखा है, यहाँ मैंने I रखा है, यहाँ मैंने R रखा है, दैट इज़ V/I के बराबर। अब मैंने इससे R कैलकुलेट किया तो वो कितना आया, तो वो 1 आया, दैट कम्स आउट टू बी 1, वो 1 आया। जो मेरा R आया वो कितना आया, तो मेरा R जो था वो 1 आया, ठीक है। R की एक यूनिट बता दूं तो R की यूनिट होती है ओम। अभी मैं इसे अच्छे से बताऊंगा R की यूनिट 1 ओम कैसे होती है, क्या डेफिनेशन होती है, सब बताएंगे, ठीक है। तो R मेरा जो था वो 1 ओम आया। मैंने पोटेंशियल बैटरी को हटाया, मैंने 2 वोल्ट की बैटरी हटा करके 4 वोल्ट की बैटरी लगाई। जब मैंने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई तो मैंने क्या देखा कि जो करंट पास हो रहा था, अच्छा कंडीशन, फिजिकल कंडीशन इसमें सेम है, जो करंट पास हो रहा था वो मैंने कितना कर दिया, तो मैंने करंट जो था वो 4 एम्पियर कर दिया। तो रेजिस्टेंस मेरा कितना आया, अभी भी 1 ओम आया। फिर मैंने इसे चेंज किया, मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसे चेंज किया, मैंने यहाँ पर इसे 8 वोल्ट की बैटरी कर दिया। तो मैंने देखा कि मेरा जो करंट जा रहा था वो 8 एम्पियर हो गया, और अब भी मेरा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है ना। मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ जिसमें मैंने एक सर्किट बनाया और उस सर्किट में मैंने बैटरी चेंज करी, क्योंकि बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो जैसे जैसे मैं सेल और बैटरी चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे करंट चेंज हो रहा है। और मेरी लॉ क्या कहती है, मेरी लॉ ये कहती है कि V इज टू IR। ये मुझे ओम्स लॉ से ही तो मिला है। दिस हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम व्हाट, दिस हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम दी ओम्स लॉ। ये हमने ओम्स लॉ से ड्राइव किया। तो मैंने कहा कि जब मैंने पहले पोटेंशियल V1 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट रखा तो मेरा करंट जो था वो 2 एम्पियर था। फिर मैंने पोटेंशियल 4 वोल्ट किया तो मेरा करंट 4 एम्पियर हो गया। फिर मैंने 8 किया तो मेरा 8 एम्पियर हो गया। बट तीनों कंडीशन में रेजिस्टेंस कैसा बना रहा है, सेम बना रहा है। रेजिस्टेंस कैसा बना रहा है, सेम बना रहा है। ये इस बात को प्रूव कर रहा है, ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्योंकि देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू IR और R इज इक्वल्स टू V अपॉन के I और R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V अपॉन I क्या है, एक कांस्टेंट है। V अपॉन I क्या है, एक कांस्टेंट है। अरे रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है वैसे वैसे करंट भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है वैसे वैसे करंट चेंज होता जा रहा है। और उन दोनों का रेशियो कैसा बना रहा, उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट बना रहा। जो क्या प्रूव करती है, जो ये प्रूव करती है कि ओम्स लॉ क्या है, सही है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने किस तरीके से दिया, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने इस तरीके से दिया कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा था वैसे वैसे मेरा करंट बढ़ता जा रहा था और उन दोनों का रेशियो हर कंडीशन में कैसा आया, कांस्टेंट आया। इसका मतलब ये है कि ओम्स लॉ कैसी लॉ है, एकदम सही लॉ है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक ग्राफ बनाते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगी। मैं इस ड्रॉ को क्लियर करता हूँ और इसका एक ग्राफ बनाता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो। देखिए आपको ग्राफ भी आने चाहिए क्योंकि पेपर बता के तो आएगा नहीं कि आपको वो ग्राफ दे रहा है या नहीं। देखिए मैंने ग्राफ बनाया किसके बीच में, तो मैंने ग्राफ बनाया बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाया और वो ग्राफ किसके बीच में बताया, तो ग्राफ हमने बनाया बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। देखिए मैं यहाँ पर बना दूँ, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, ये ओरिजिन, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ 8। पहले मेरा पोटेंशियल जब 2 था तो करंट भी क्या था, 2 था। फिर पोटेंशियल जब 4 हुआ तो करंट भी क्या हो गया, यहाँ पर हम I ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं, यहाँ V ले रहे हैं। जब मेरा पोटेंशियल 4 हुआ तो करंट भी क्या हो गया, 4 हो गया। जब पोटेंशियल 8 हुआ तो करंट भी क्या हो गया, 8 हो गया। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। और आपको मैं एक बात बता दूं बहुत काम की, जब भी कभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए इसका मतलब ये है कि जिन दोनों क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बन रहा है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए आपके सामने ग्राफ बन के आ रहा है तो वो ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और मैं ये कह देता हूं कि इफ द ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज इज अ straight line,
अगर दो क्वांटिटीज के बीच में बनने वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, देन द क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आपके सामने देखिए, आपके सामने v और i के बीच का ग्राफ सेम आ रहा है। मैंने आपको कंडीशंस बताई ना, और आप कहोगे कि ये तो आपने अपने मन से रखा है, 2 2 4 4। नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट का डेटा बता रहा हूं कि यहाँ 2 है तो 2, 4 तो 4 हो गया, 8 तो 8 हो गया। ऐसा हो रहा था कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा था, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और उनसे ग्राफ जो आ रहा था वो एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा था। इनसे बनने वाला जो ग्राफ आ रहा था वो एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा था, जो ये बता रहा है कि दोनों वैल्यूज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में देखिए, एक बात समझिए, जैसे जैसे आपने पोटेंशियल चेंज किया वैसे वैसे करंट चेंज किया, और उन दोनों का रेशियो कैसा बना रहा, कांस्टेंट बना रहा। उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट बनने का मतलब ये है कि जो आपकी लॉ थी वो सही थी, क्योंकि आपने कांस्टेंट कहां से निकाला था, लॉ से ही तो निकाला था। देखिए आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट कीपिंग द फिजिकल कंडीशन सेम। या हमने फिजिकल कंडीशन सेम रखी, और मैंने देखा कि जैसे पोटेंशियल मैंने बढ़ाया वैसे वैसे करंट बढ़ता चला गया। इस और इन दोनों का जो रेशियो था, यानी कि जो रेजिस्टेंस था, वो कैसा बना रहा, तो सेम बना रहा। इसका मतलब ये है कि लॉ बिल्कुल सही है, जैसे पोटेंशियल बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा और उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा। फिर मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो मैंने ग्राफ देखा कि ग्राफ तो एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और जब भी दो क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मैं ग्राफ की मदद से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या मैं ग्राफ की मदद से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं? तो देखिए मैं जरूर कर सकता हूं। देखिए ये जो लाइन दिख रही है, दिस लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है स्लोप ऑफ ग्राफ। दिस लाइन इज नोन एज स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। और ये एक्चुअली स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है, ये स्लोप ऑफ ग्राफ एक्चुअली v और i के बीच का रिलेशन है। v और i के बीच का रिलेशन एक्चुअली है क्या, r। स्लोप ऑफ ग्राफ एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ v और i के बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और v और i के बीच का रिलेशन है क्या, r। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v और i के बीच का रिलेशन, और v और i के बीच का रिलेशन है क्या, वो v और i के बीच का रिलेशन इज r। यानी जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मैं इसे फाइंड आउट कर सकता हूं, क्या मैं रेजिस्टेंस ग्राफ की मदद से फाइंड आउट कर सकता हूं? मैं आपको करके बताता हूं। मैं ये साफ कर दे रहा हूं और फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल से करके बताऊंगा। बट ये बात याद रखिएगा कि जो स्लोप ऑफ ग्राफ है, स्लोप ऑफ ग्राफ इन VI ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ इन VI ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो VI ग्राफ में जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। इट रिप्रेजेंट्स दी रेजिस्टेंस। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। ये मैं एक एग्जांपल से आपको इसके बारे में बताता हूं, ये साफ कर देता हूं मैं। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया, बिल्कुल दिस इज माय ग्राफ बिटवीन v एंड i, है ना। ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, याद होगा अभी तो ग्राफ बना रहे थे। ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 0 ले लिया मैंने कहा जब मेरा पोटेंशियल 2 था, करंट भी 2 था, पोटेंशियल 4 हुआ, करंट भी 4 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये ऐसा हमेशा नहीं है, आप अलग अलग वैल्यूज़ के साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग तरीके के ग्राफ बनेंगे, बट ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब मान लीजिए आपका इनिशियल पोटेंशियल 1.5 है और आपने पोटेंशियल 3 किया, तो करंट उसके हिसाब से चेंज होगा। तो ग्राफ जो था वो मेरा कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने हाथ से बनाया, वरना ग्राफ बिल्कुल कैसा आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये जो लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप ऑफ दी ग्राफ। और देखिए स्लोप ऑफ दी ग्राफ का एक फॉर्मूला होता है, अभी आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा मैथ में, और स्लोप ऑफ दी ग्राफ का वहाँ फॉर्मूला, मतलब आपको वहाँ पर एक टर्म पढ़ाया जाएगा tan थीटा,
और स्लोप ऑफ द ग्राफ किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज थीटा। थीटा क्या है, एक एंगल है और एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ द, ये जो इसका थीटा का टेन वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ को। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा होता है कि टेन थीटा बराबर के होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। टेन थीटा बराबर के होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो यानी कि ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा बेस। ये परपेंडिकुलर यानी कि ये पोटेंशियल और बेस मतलब कि करंट, इन दोनों का रेशो क्या होगा, यानी टेन थीटा किसके बराबर हो गया, v अपॉन आई के, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर ही तो रिप्रेजेंट करेगा v अपॉन आई, तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया, आर के। देखिए स्लोप ऑफ द ग्राफ किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, और टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, v अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको ऐसे बताया जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि ये एक होता है साइन, तो ये साइन का फॉर्मूला होगा, एक होता है कॉस, तो ये कॉस का फॉर्मूला होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये टेन, तो ये टेन का फॉर्मूला होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर, देखो यही तो है, यही वाली तो वैल्यू यहाँ आ गई, तो v अपॉन आई, तो v अपॉन आई इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ किसके बराबर होता है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ बिकॉज मुझे पूरा आपको नॉलेज देनी है, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो ग्राफ का v अपॉन आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो v और i ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, v अपॉन आई का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। उसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, तो इस ग्राफ की वैल्यू जो है वो टेन थीटा से निकाली जा सकती है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर v हो गया, ये i हो गया, ये जो एंगल है इसका टेन थीटा जो है वो क्या दे रहा है, मुझे स्लोप की वैल्यू दे रहा है, वो स्लोप की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। जैसे देख लो, जैसे मान लो कि मेरा पोटेंशियल 2 था, करंट 2 था, तो आर कितना आ गया 1 ओम। पोटेंशियल 4 था, देखो पोटेंशियल 4 था, करंट 4 था, तब भी रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओम। और ये मेरा स्लोप है, यही तो मेरा स्लोप है, ये मेरा स्लोप ऑफ द ग्राफ है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको मैं इतना बोल दे रहा हूँ कि आप इतना याद रखिए कि जो ग्राफ का स्लोप है, जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। निकालने का तरीका टेन थीटा होता है। कभी आपसे वो क्वेश्चन में निकलवा ले कि बताइए ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो आपको क्या लगाना होगा, टेन थीटा लगाना होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाना होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के, यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के। यानी आपको ग्राफ से रेजिस्टेंस निकलवाए तो कुछ नहीं करना है, बस v और i का रेशियो निकाल देना है। ग्राफ से रेजिस्टेंस निकलवाए तो आपको कुछ नहीं करना है, v और i का क्या करना है, रेशियो निकाल देना है। घबराने की कोई बात नहीं है, ना मैं कोई आपको एक ऐसी बहुत एडिशनल नॉलेज दे दे रहा हूँ, बस मैंने आपको इतनी सी बात बताई कि ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होता है, v अपॉन आई के बराबर होता है, और v अपॉन आई जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टेन थीटा से करते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू v अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर के बराबर हो गया। बस सिंपल सी बात थी, और कोई घबराने की बात नहीं थी। अच्छा, मैं रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी नॉलेज दे रहा था आपको, उसकी यूनिट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट कैसे आई, क्या होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। देखिए मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या है, तो मैंने आपसे कहा कि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered in the flow of electric current। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में आने वाली रुकावट को आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू v अपॉन आई के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसकी यूनिट ओम के सम्मान में क्या रख दी गई है, ओम ही रख दी गई है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब आप ओम को ऐसे बना सकते हैं,
या आप ओम को ऐसे भी बना सकते हैं, आप ओम लिख सकते हैं या आप ओम के लिए ऐसा भी बना सकते हैं। दोनों सिंबल हैं, ये ओम का सिंबल है और ये उसकी यूनिट है सिंगल, ये इसकी यूनिट है ओम और ये इसका सिंबल है, ठीक है। वैसे एक और यूनिट हो सकती है पोटेंशियल की, क्या होती है वोल्ट, और इसकी क्या होती है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर ही किसके बराबर हो जाता है, ओम के बराबर हो जाता है। वोल्ट पर एम्पियर ही किसके बराबर हो जाता है, ओम के बराबर। जैसे हम करंट के लिए कहते थे कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कूलाम पर सेकंड ही किसके बराबर हो गया, एम्पियर के बराबर हो गया। वैसे ही हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के ओम के लिए कहते रहे कि वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर हो गया, ओम के बराबर आ गया। एक सवाल भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट सा, क्या, वही सवाल जो पुराना था, डिफाइन 1 ओम। और इस तरीके के सवाल को करने का मैंने बहुत अच्छा सा तरीका भी आपको बता रखा है ना। क्या था तरीका, बताओ। तरीका सिंपल सा था कि जब भी आपको 1 के लिए डिफाइन करना हो तो आपको 1 ऊपर वाली वैल्यू को भी 1 रख देना और नीचे वाली वैल्यू को भी 1 रख देना। यानी हम कहेंगे कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट, देन द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर विल बी 1 ओम। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उससे पास होने वाला करंट कितना है, तो उससे पास होने वाला करंट 1 एम्पियर है, तो फिर उससे जो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। सिंपल सा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कि इफ 1 एम्पियर of current passes through a conductor having potential difference equal to 1 volt, then the current, then the resistance offered by it will be 1 ohm। अगर 1 एम्पियर करंट इफ पासेस थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से पास होता है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, तो फिर उसमें रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। देखिए ओम्स लॉ की एक खास बात समझ लीजिए कि जो आपकी ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ, ये जो ओम्स लॉ है दिस इज वैलिड ओनली फॉर दी ओमिक कंडक्टर्स। ये किसके लिए वैलिड होती है, ओमिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड होती है। यानी ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो कंडक्टर्स जिनके लिए ओम्स लॉ वैलिड होती है। ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ओमिक कंडक्टर के लिए। और ओमिक कंडक्टर क्या है, जिनके लिए ओम्स लॉ वैलिड है। मतलब क्या है, मेटल्स, उनके लिए वैलिड है। क्या सिलिकॉन के लिए ओम्स लॉ वैलिड है, क्या उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं होगा। मेटल्स के लिए, ऑलमोस्ट सभी मेटल्स के लिए क्या है, ये वैलिड है। ये वैलिड है आपके आयरन के लिए, ये वैलिड है आपके एल्यूमिनियम के लिए, वैलिड है आपके कॉपर के लिए, बट नॉन मेटल्स के लिए वैलिड नहीं है। उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के डायरेक्टली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर दी ओमिक कंडक्टर्स। ये ओमिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट। थैंक यू।